बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। आज की शामी साहब दो ही अहम खबरें हैं। एक तो एहतसाब अदालत से अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फ़ैसला आ गया है, और दूसरा जाली बैंक अकाउंट्स केस में JIT रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज लाहौर रजिस्ट्री में पेश हुई, उसकी समरी प्रोजेक्टर के ज़रिए मंजर आम पर आ चुकी है, जिसके बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले आपने देखी। उन्होंने मुस्तरद किया इन तमाम इल्ज़ामात को। उस JIT रिपोर्ट में भी बड़े होशरुबा इंकशाफात हैं, और लगता है कि पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। नवाज शरीफ साहब को अलबत्ता जो रेफरेंसेज हैं दोनों एहतसाब अदालत के यहाँ, वहाँ फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी किया गया है, और अल अज़ीज़िया स्टील में रेफरेंस में 7 साल कैद और इसके अलावा $25 मिलियन और 1.5 अरब रुपया बिल तरतीब, ये 2 जुर्माने आयद किए गए हैं। 10 साल के लिए उन्हें किसी भी अवामी उहदा रखने के लिए नाअहल करार दिया गया है, और हसन हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। नैब ने और पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया था। उन्होंने दरख्वास्त की थी कि उन्हें अडियाला की बजाय कोट लखपत मुंतकिल किया जाए, लेकिन आज वहाँ गुजारेंगे रात और सुबह कोट लखपत उन्हें मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो उस फैसले पर दिन भर शामी साहब ट्रांसमिशन में आपके साथ भी और दीगर दोस्तों के साथ भी गुफ्तगू तो होती रही, और डिटेल्स भी ज़ाहिर बात अब आती जाएंगी। जैसे तफसील में फ़ैसला आएगा तो उसके कानूनी पहलुओं पर भी बात होती रहेगी। लेकिन जुमे के बाद पीर का रोज़ भी भारी हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। नवाज शरीफ साहब जेल चले गए, शहबाज शरीफ साहब ख़ुद मुकदमात भुगत रहे हैं, मरियम साहिबा खामोश थी, आज ट्वीट किए, तो हमजा शहबाज भी केसेस की जद में हैं। तो लगता है जो टॉप लीडरशिप थी शरीफ फैमिली के यहाँ, वो तो इनसर्कल हो गई। तो अब क़यादत का जो मामला रहेगा पार्टी का, उसको कैसे आप देखते हैं? देखें, ये जो नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई है, इससे यानी अमली तौर पर तो कोई इजाफा नहीं हुआ। उनको पहला जो मुकदमा है एवनफील्ड, जी जी, उसमें ताहयात नाअहल करार दिया जा चुका जी, और 10 साल कैद की सज़ा दी। बिल्कुल ऐसे ही। और ये सज़ा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल की जी, और उनको ज़मानत पर रहा कर दिया। तो अभी उनकी अपील ज़ेर समात है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप समझे अमलन ये हुआ कि गोया जैसे उनकी ज़मानत मनसूख हो गई हो। हाँ। तो ये जो सज़ा है 7 साल की, ये भी और 10 साल की सज़ा एक वक्त शुरू होंगी, और ये 10 साल की सज़ा के अंदर 7 साल की सज़ा मिल जाएगी। हाँ, जुर्माने की रकम है, वो जब अपील का फैसला होगा और आगे मुकदमा चलेगा तो फिर देखेंगे। और साथ में ये जो अल अज़ीज़िया और हिल मेटल स्टील के जितने भी एसेट्स हैं, ये भी उन्होंने कहा है कि ये जब्त कर लिए, वो जब्त होंगे अगर कोई एसेट इस वक्त मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से रब्ता किया। हाँ, सऊदी अरब जो है। मगर ये भी थोड़ा देखिए ना, अपील जो है अभी कई बरस लगेंगे इसको, और इसमें अपील जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें बड़े एक थोड़ी इम्प्रूवमेंट ये हुई है कि जो पहला मुकदमा था एवनफील्ड रेफरेंस का, उसमें जज साहब ने ये लिखा था कि इसमें कोई करप्शन साबित नहीं हो सकती। और यहाँ उन्होंने फाजिल जज ने ये जो मुकदमे का फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ किया है, अपने शॉर्ट ऑर्डर में लिखा है कि वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से ये फैसला दे रहे हैं। जी, वो लिखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इज हेल्ड गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है ना? तो वो जो रायत वहाँ थी वो यहाँ नहीं मिली। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो तफसीली फैसला आएगा तो मालूम होगा कि उनकी क्या उसमें लॉजिक है। शॉर्ट ऑर्डर तो अब थोड़ी देर पहले ही जारी हुआ है, आमिर सईद अब्बासी ने पढ़। दूसरी बात, एक 131 सफ़ात पर मबनी है फैसला। एक अहम बात ये हुई कि पहले नैब ने जज जो थे मोहम्मद बशीर, जी मोहम्मद बशीर, उनके फैसले के खिलाफ अपील नहीं की थी। हाँ जी, वो भुगतना पड़ा उन्हें। नैब ने समझा कि भाई उनको सजा जो मिल गई है, हाँ, तो हमारा मकसद हल हो गया। लेकिन जो उन्होंने ये लिखा कि ये करप्शन साबित नहीं हुई, तो उससे फिर उनका केस अपील में जब वो पहुंचे तो उनको मलाक कमजोर नजर आया। तो अब उन्होंने फौरन जस्टिस जावेद इकबाल साहब की सदारत में इजलास हुआ, और फौरन उन्होंने कहा कि हम अपील करेंगे उस मामले में भी जहां बरियत हो गई है, फ्लैगशिप जो 16 ऑफशोर कंपनी का मामला जो हसन नवाज के नाम है, ये भी एक नैब ने इम्प्रूवमेंट कर ली। ठीक है, ठीक है ना? इसका लर्न किया उन्होंने, लर्न किया है। और अच्छा, अब ये मामला है कि देखिए नवाज शरीफ साहब का केस तो यही था कि ये उनके बच्चे जो हैं दादा से उनको ये रकूम हासिल हुई,
اور ان کے دادا کیونکہ اتفاق دیکھیں اتفاق گروپ جو ہے وہ ایک پاکستان کے بڑی صنعتی گروپ تھا اور جو چوٹی کے صنعت کار ہیں پاکستان کے اس میں شمار ہوتا تھا. اس کی ابتدا اس وقت شروع ہوئی جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کی اتفاق انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا, ایک بیکو انڈسٹری کو اور ایک اس کو. اور بیکو تو اتنی بڑی انڈسٹری تھی, ہماری فاؤنڈری تھی کہ اگر وہ آج پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوتا اگر اس کو نیشنلائز نہ کیا جاتا, کیونکہ اس کے جو مالک تھے سی ایم لطیف بڑا زرخیز دماغ پایا تھا. اس وقت وہ گاڑی جو تھے گاڑیاں بنانے کو پلان کر رہے تھے اور وہ جہاز بنا رہے ہوتے, انجن بنا رہے ہوتے, اور چوئن لائی وہاں آئے تھے اور انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش چینی انجینئر جو ہیں ان کو یہاں ٹریننگ دی جائے اور یہاں آ کر وہ کچھ کام کر سکے. اس کے بعد دوسری بڑی فاؤنڈری جو تھی وہ اتفاق فاؤنڈری تھی, اور اتفاق فاؤنڈری کو جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو اب اگر میاں شریف صاحب کوئی ایسا نہیں تھا کہ بہت ایک کم وسیلہ شخص تھے, ایک بڑے وسائل رکھتے تھے, تو نواز شریف صاحب کا موقف یہ ہے یا یہ تھا کہ میرے بچوں کو دادا سے براہ راست فیض حاصل ہوا ہے, اور میں جب پالیٹکس میں آیا تو میں نے اپنے آپ کو سیاست کے لیے وقف کر دیا اور کاروبار سے الگ کر دیا. لیکن ان ریفرنس میں ان کو گواہ پیش نہیں کیا. نہیں, گواہوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب آپ مقدمہ آپ کے جو استغاثہ ہوتا ہے اس کے اندر سے جب جھول آپ تلاش کرتے ہیں وہی خواجہ رسب کوشش کرتے ہیں, کراس ایگزامن وہی ڈیفنس ہوتا ہے. وہ بعض اوقات گواہ پیش کرنے سے ایک کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. تو کیونکہ جو فوجداری مقدمات ہیں ان میں کسی شک اور شبے کے بغیر آپ کو اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہوتا ہے, اور جہاں شک ہو جائے اس کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے, الزام لگانے والے کو نہیں ملتا. اچھا, یہ فیصلہ چونکہ آ گیا ہے ابھی تازہ, اس کا ایک پیراگراف سن لیں جو آپ بات کریں اس کے برعکس لکھا ہے انہوں نے جج صاحب نے کنکلوژن اینڈ ورڈکٹ والے پیراگراف میں کہ the prosecution has successfully established all the ingredients of the offense of corruption and corrupt practices against the accused number 1 یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب as defined under section 9A5 of the NAB ordinance 1999. اور وہ لکھتے ہیں کہ as per the charge framed for holding and being the true and real beneficial owner of the assets ASCL یعنی العزیزیہ اسٹیل مل and HM یعنی ہل میٹل and related remittances beyond his known sources of income as he failed to establish contrary thereto. دیکھیں اب یہ تو ایک اس کی جو لاجک کیا ہے, اس پہ دلائل کیا ہے, یہ تو ہمارے سامنے نہیں آئے. 131 صفحات ہیں تو پڑھنے پڑیں گے کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس, تو پھر دیکھیں گے, جائزہ لیں گے. جی اصل میں بات یہ ہے, اور جب وہ اپیل کریں گے تو اس میں سارے نقطے ان کے طرف سے آ جائیں گے. تو یہ جو ان کا فیصلہ ہے یعنی نواز شریف صاحب کی اگر وہ ملکیت ثابت ہو جائے اور بچے ان کے بے نامی دار ہوں تو پھر معاملہ مختلف ہے, اور اگر نواز شریف صاحب کی ملکیت جو ہے شک و شبہ کے بغیر ثابت نہ ہو سکے تو پھر معاملہ مختلف ہے. تو بہرحال یہ اب قانونی معاملہ ہے. اور اب بریک بھی ہماری آن پہنچی, لیکن وہ سیاسی سوال تو میرا رہ گیا, وہ قیادت والا معاملہ دیکھیے, قیادت جو ہے نواز کے ٹویٹ کرنا پہلی تو بات خاموش نہیں, اب آپ ایک بات سمجھ لیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس طریقے سے وہ مرتی نہیں ہیں. جب پہلے نواز شریف صاحب بیرون ملک چلے گئے تھے اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں, اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو عزیزیہ مل قائم ہوئی اسٹیل مل, یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں قائم ہوئی 2001 میں, جبکہ نواز شریف صاحب اقتدار میں نہیں تھے اور اس وقت وہ ایک جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے. تو یہ بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. بہرحال اب سیاست جو ہے لیکن اس نقطے میں وہ پھر نقطہ چین یہ بات بھی ایڈ کرتے ہیں نا کہ یہ تو خسارے میں جا رہی تھی, کوئی $2.5 لاکھ کے خسارے میں تھی, اور پھر 2005 میں پھر کیسے کنورٹ کر کے ہل میٹل میں کنورٹ کر لیا گیا. ان کے جو یعنی اگر یہ آپ ان کے والد کی اگر یہ سارے ایسٹس تھے تو پھر معاملہ مختلف ہوگا, اگر ان کے ثابت ہوں تو پھر معاملہ مختلف ہوگا. ایک بریک لے لوں. لیکن اب میں آپ سے عرض کروں کہ سیاست میں جب وہ چلے گئے تھے باہر, اس وقت جاوید ہاشمی صاحب نے ان کی قیادت کی تھی, نیابت کی تھی, اور مسلم لیگ کی قیادت کی تھی. پھر اس کے بعد یعنی راجہ ظفر الحق صاحب وہ چیئرمین رہے. اب بھی
अगर शरीफ फैमिली मतलब अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस काबिल नहीं होते, अगरचे वो भी रेफरेंसेस का सामना कर रहे हैं, और अगर हम मरियम जो हैं उन पर तो कोई और रेफरेंस नहीं है, कोई और इल्ज़ाम नहीं है, तो मरियम जो हैं वो मौजूद हैं मैदान में। फिर शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं जो उनके जगह वज़ीर आज़म बने थे, अगर उन पर वो हाथ रख देंगे तो वो भी ये सलाहियत है उनके अंदर कि वो भी लीड कर सकते हैं। अब एक और बड़ा अहम नुक्ता है कि क्या वजह कि दोनों साहबजादे जो हैं वो पेश नहीं हुए, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी मफरूर करार पाए हैं, ये बड़ा अहम नुक्ता है। इस पर बात करते हैं शामी साहब की इस पर राय किया, और फिर बिलखुसूस जो JIT की रिपोर्ट आज जमा हुई 800 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल, जिसकी समरी प्रोजेक्टर के ज़रिए आज यहाँ पर नशर की गई कमरा नंबर 1 में, उसकी रुदात भी कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ मोहम्मद इशफाक रिपोर्ट करेंगे, और इस JIT में है क्या ये फैसल कमाल पाशा इसे नरेट करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं नवाज़ शरीफ साहब को जो आज एहतसाब अदालत से सज़ा हुई 7 साल की, और फिर आज JIT रिपोर्ट में जो समरी पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैंने सवाल ये शामी साहब को आपकी खिदमत में रखा था ब्रेक से पहले कि हसन हुसैन नवाज़ मफरूर करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी, कैसे बेटे हैं जो वालिदैन जो हैं वालिद साहब भुगत रहे हैं सज़ा और ख़ुद वो बाहर बैठे हैं, यहाँ आना गवारा नहीं किया उन्होंने। अच्छा, पहले तो डॉक्टर फरीद साहब ने कहा है कि जब मैं जनाब मेटलर्जिस्ट के तौर पर इत्तफाक में भी रहा हूँ और बीको में भी रहा हूँ। अच्छी बात है। दोनों में उन्होंने कहा ज़मीन आसमान का फासला है। अच्छा, वो बहुत आगे थी, बिल्कुल दुरुस्त बात है, हम इसका इनकार नहीं करते। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब मनी ट्रेल नहीं दे सके, तो उसी पे बहस कर रहे हैं। और कैप्टन उमर साहब कहते हैं हम मरियम नवाज शरीफ के साथ हैं और जिंदाबाद, अब देखें, हम देख लेंगे, जामी साहब को भी देख लूँगा। तो देखिए एक बात सुनिए, हसन और हुसैन जो है ना वो हैं फॉरेन नेशनल, ठीक है। वो अब आप जो भी फैसला यहाँ करेंगे उन पर नाफिज करने में आपको बेहद दुश्वारी पेश आएगी। ये आसान नहीं होगा कि आप एक बात जो फ़ज़ा यहाँ अब यहाँ से जो एक फ़ज़ा बदलेगी, ये इस वक्त जब नवाज शरीफ साहब की अपीलें पहुँचेंगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट से जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं ये रिटायर हो चुके होंगे, और 5 वो जज जो पहले उनका मुकदमा सुन चुके हैं वो उनका मुकदमा नहीं सुन सके, अपील नहीं सुन सके। तो एक दूसरे जो बेंच है वो बाकी जो 12 जज हैं जी, 12 जज बाकी जो होंगे उनमें से 5, 3, 7 उनका मुकदमा सुनेंगे। तो एक जौहरी तब्दीली तो इसी तरीके से वाक़ई हो जाएगी कि एक बिल्कुल एक ताज़ा जहन के साथ उनके मामलात पर गौर होगा। और उस वक्त देखिए ये जो कानून है ना, मैं बार बार ये अर्ज़ करता रहता हूँ कि कानून बड़ा, इसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है बड़ी पेचीदा होती है। एक ही मुकदमा होता है, गुजारी बात उसके बारे में कई आरा, एक तफ्तीश होती है, एक पुलिस की रिपोर्ट होती है और एक FIR होती है। एक वकील कहता है कि मुल्ज़म को बरी कर दिया जाए, दूसरा कहता है इसको फांसी लगा दी जाए, यानी इतनी गुंजाइश है इंटरप्रिटेशन में। तो आप जब एक इंटरप्रिटेशन किसी अपने किसी भी तौर पे करते हैं ख़ास माहौल में, तो दूसरे माहौल में एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं और उनके बेटे तो कुछ देर अभी इंतज़ार करेंगे, और नवाज शरीफ साहब भी और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, जो मुझे इत्तला मिली है, वो ये मुकदमा लड़ेंगे कानूनी अदालत में, और इस पे कोई ना मज़ारे होंगे ना हंगामा, यानी अवामी रंग नहीं जमेगा। बिल्कुल नहीं, अवामी रंग तो अगर वो जलसा जुलूस कुछ अपनी कंपेनिंग के लिए या अपने के लिए कर दें, कोई ताकत के इज़हार के लिए, लेकिन ये जो मुकदमा है उनका, ये उस जलसे जुलूस का मौजूद नहीं होगा। अब कल हम इस मुकदमे पर जारी बात है तफसील से बात भी करेंगे, लिखा क्या है जी फैसले पर, अगरचे कि हम कानूनी माहिर नहीं है, लेकिन एक साफियाना आपकी कानूनी राय से तो हमारे जो एस्टेब्लिश्ड बैरिस्टर बैठते हैं प्रोग्राम में वो बड़े साफियाना नजर डालेंगे, मुख्तलिफ और बाकी तो ख्वाजा हारिस जब अपील करेंगे तो फिर इस फैसले का जो अपील होती है ना वो भी फैसले का एक टोटल रिव्यू हो जाता है। चले मैं आगे जा रहा हूँ, वक्त कम है क्योंकि एक और बड़ा अहम केस था। मोहम्मद इशफाक आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में मौजूद थे। 2 रुकनी बेंच था मौजूद चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब की सरबराही में, जहाँ JIT पेश की गई, समरी प्रोजेक्टर पर दिखाई गई। फारूक H नायक साहब भी मौजूद थे। बड़ी अहम समाअत थी, तवील समाअत थी, वक्फा भी लेना पड़ा। और फिर इस रिपोर्ट की समरी में क्या है वो फैसल कमाल पाशा इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे। समरी पर बाद में आते हैं, शाम से पहले इशफाक साहब आ गए। ये जो आपकी होना तो चाहिए था, जो प्रोजेक्टर है ना वो इधर लग जाता
जाता, उसका लिंक हमें भी दे दिया जाता बराह रास्त ताकि अपने नाजरीन जो थे वो बराह रास्त देखते। अब तो उसकी आ गई है ना समरी बाहर, तो वही कुछ चला है प्रोजेक्टर पे। ठीक है अशफाक, आज कमरा अदालत में कितनी तवील समाअत थी, कौन कौन वहाँ मौजूद था, क्या कुछ आपने देखा, रिमार्क्स क्या थे, जरा बयान कीजिए इख्तिसार के साथ। बिल्कुल शुक्रिया जामी साहब। सबसे पहले तो जब केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार और जस्टिस इजाजुल हसन के रूबरू साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से फारूक एच नायक और लतीफ़ खोसा, सरदार लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए और इसके साथ साथ बशीर मेमन DGFIA और JIT के सरबरा अदालत में मौजूद थे। तो सबसे पहले JIT की जानिब से कहा गया कि हम रिपोर्ट हमने जमा करवा दी है और उसकी एक समरी है जो हम प्रोजेक्टर पर दिखाना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप कुछ हमें बता दें कि समरी में है क्या। जिस पर फिर इस मौके पर DGFIA की जानिब से अदालत को ये ब्रीफ किया गया और उसके नोट्स भी चीफ जस्टिस के सामने पेश किए गए, तो जिसमें बताया गया कि मजमूई तौर पर जाली बैंक अकाउंट्स की तादाद 29 थी और उसमें अरबों रुपए की करप्शन सामने आई है, जिसमें ट्रांजैक्शन क्या है ना, ट्रांजैक्शन करप्शन तो बाद में साबित होगी ना। उसमें शामिल साहब उन्होंने ये कर दिया है कि ये जाली बैंक अकाउंट से जी फेक जो फेक ट्रांजैक्शन, प्रोजेक्टर तो मंगवा लिया ना उन्होंने। जी प्रोजेक्टर फिर आ गया, वक्फा आया था 15 मिनट का, 15 मिनट पर वक्फा शुरू आ गया, तो उसके बाद प्रोजेक्टर भी लगा दिया गया, तो जिसमें ये वाजे कहा गया कि पहली दफा तारीख में कमरा अदालत में प्रोजेक्टर साहब तशरीफ लाए होंगे या इससे पहले भी कभी मौका मिला? इससे पहले भी मुतअद्दिद बार प्रोजेक्टर लगाए गए थे। अच्छा। लेकिन JIT की रिपोर्ट के लिए, किसी JIT की रिपोर्ट के लिए प्रोजेक्टर पहली बार लगाया गया। ये आप गुजारिश करते हैं फाजिल अदालत से कि इनके लिंक जो है बराह रास्त मीडिया को दे दिए जाएं। अच्छा फिर तो इस मौके पर जो JIT थी उनकी जानिब से तो वाज़े कहा गया कि इस मामले पर 3 जो ग्रुप्स थे, उनका ट्राइका है, एक जरदारी ग्रुप है, इसके साथ साथ एक JIT ने कहा, ये JIT की जानिब से कहा गया, और ओमनी ग्रुप है, ओमनी ग्रुप और एक जरदारी ग्रुप और एक तीसरा ग्रुप, 3 ग्रुप। तीसरा ग्रुप कौन जी मलिक रियाज ग्रुप, तीनों का ट्राइका है और इस दरमियान ये सारे मामला चलते हैं। लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि हमारी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, तो जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि कैसे आपकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई, हमने सारी रात लगाकर ये रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें आपने ये वाजे किया है कि इन 29 अकाउंट्स की बुनियाद पर मजीद और फेक अकाउंट सामने आए हैं, तो उसकी तफ्तीश कौन करेगा। जिस पर फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि बशीर मेमन साहब, हमने इस मुल्क को बचाना है, लूटी हुई दौलत वापस लेके आनी है, कौम का एक एक पैसा हम इनके खंचे मार के निकालेंगे। ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए थे चीफ जस्टिस की जानिब से कि फारूक एच नायक साहब, बड़े बड़े खंचे लगे हैं, रिपोर्ट सामने आएगी तो अब हिलकर रह जाएंगे। तो जब रिपोर्ट भी सामने आई तो इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जितनी भी ये दौलत है ये वापस लाएंगे, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, लेकिन कौम का पैसा ज़ाया नहीं होने देंगे। रिपोर्ट में जो सबसे अहम नुक्ता था वो था तो बिल्कुल मुख्तसर सा, लेकिन दिलचस्प ये था कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल हाउस के लंच के लिए पैसे ओमनी ग्रुप के अकाउंट से जाते थे। ठीक है, वो 20-25 लाख होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो बकरों का सदका तक दिया गया था, 27 बकरों का, वो भी लॉन्ड्री जो थी जरदारी साहब, लॉन्ड्री जो थी वो भी इसी बैंक अकाउंट। वो अयान अली का जिक्र भी तो है। तो इसी दौरान जब केस की समाअत जारी थी जामिर साहब, तो साथ ही चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो अयान अली कहां पर है। तो इस मौके पर फारूक एच ने कहा कि वो बिरोने मुल्क में हैं। तो DGFIA से जब पूछा गया कि क्या कार्रवाई की है अब तक अयान अली के खिलाफ, तो उन्होंने बताया कि वो बीमार हैं और इस वजह से उनसे कोई मतलब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। जिस पर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां जो भी इसका हुलिया बिगाड़ कर चला जाए तो हम उसे वापस नहीं ला सकते, इसके लिए मैकेनिज्म बनाना होगा, इसको ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता। तो अयान अली के मामले पर उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ जो भी अपने प्रोसीडिंग की है वो भी रिपोर्ट पेश करें और फिर 31 दिसंबर तक। जवान बच्ची है, इतना बीमार कैसे नहीं, देखना तो ये भी चाहिए ना कि अयान अली गई कैसे, और फिर जो उसका मुकदमा चला उसकी कार्रवाई पढ़े तो आप किस तरह मुकदमा चला और क्या नतीजा निकला, ये सारी चीजें देखने वाली है। नोटिस किसे जारी हुए जनाब? अब जो बुनियादी नोटिस मलिक रियाज साहब ने तो कहा है कि मैं पेश होऊंगा, और उन्होंने कहा कि जो हमारा वो डील है वो एक प्लाजा बनाने की जमीन जो है जी आइकॉन टावर की, हाँ जी, उन्होंने कहा उसमें तो गैर कानूनी कोई काम नहीं है और कैश हमने क्रॉस चेक के जरिए पेमेंट की। बिल्कुल शाम साहब, यही बात कही गई थी फारूक एच नायक की जानिब से, मलिक रियाज के जो वकला है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये रिपोर्ट्स की कॉपी हमें दें ताकि हम इसको देखें पढ़ें, ये एक कार्रवाई है JIT की, अभी हमारा मौक़िफ़ सामने आने दें, उसके बाद ये फैसला होगा कि हम सच्चे हैं या कौन झूठा है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस पर फिर चीफ जस्टिस ने DGFIA को कहा कि
کل تک تمام جو فریقین ہیں جس میں آصف علی زرداری صاحب ہیں, فریال تالپور صاحبہ ہیں, ملک ریاض صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں اس میں شامل, ان کو کاپیاں دی جائیں. اور 31 دسمبر کو اب آصف علی زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کو نوٹسز جاری کیے گئے, جبکہ ملک ریاض صاحب اور زین علی ملک صاحب کو نوٹسز جاری کر کے ان کو 31 دسمبر کو طلب کیا گیا ہے. ان دونوں کو ان پرسن؟ جی بالکل, ان دونوں کو ان پرسن طلب کیا گیا ہے, کیونکہ اور زرداری صاحب اور فریال تالپور ان کو بذریعہ وکیل نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ وہ اپنی اس رپورٹ کے اوپر وضاحت پیش کریں. تو کہا گیا نا 1000 ارب روپیہ دے دیں وہ ڈیم بنانے کے لیے. بالکل, چیف جسٹس 1000 ارب. ہاں جی, چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اتنا پیسہ ہے ان کے پاس تو کیوں نہیں دیتے وہ 1000 روپیہ. چیف جسٹس پاکستان نے کہا نہیں ہے 1000 روپیہ مذاق تو نہیں ہے. ٹھیک ہے اشفاق صاحب, بہت شکریہ. اگلی سماعت میں دوبارہ آپ کو ہم زحمت دیں گے. اب ایک بریک لے لوں ذرا میں. بریک کے بعد فیصل کمال پاشا صاحب نے چونکہ رپورٹ کی سمری کی چھان مارا ہے تو ان کو بھی جان لیتے ہیں انہوں نے کیا نکالا ہے اس میں سے. ایک بریک کے بعد ناظرین ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک ناظرین. اب اس جعلی اکاؤنٹس پر بنی جو جے آئی ٹی رپورٹ تھی 800 سے زائد صفحات پر مشتمل, اس کی بھی کچھ ڈیٹیل جان لینا. سمری میں لکھا کیا ہے تو فیصل کمال پاشا صاحب نے چونکہ سمری کو پڑھ رکھا ہے. پاشا صاحب فرمائیں, یہ جے آئی ٹی رپورٹ کی سمری کیا بتاتی ہے؟ جی, اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک بڑی ایکٹیو کنائیونس ہے زرداری گروپ, زرداری فیملی, اومنی گروپ اور بحریہ ٹاؤن کے درمیان, اور ان کے ذریعے جعلی بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ کھولے گئے. اچھا, جو گورنمنٹ کانٹریکٹرز تھے وہ ان میں پیسے جمع کراتے تھے, پھر وہ کک بیکس لیے گئے اور ان کک بیکس کو لانڈر بھی کیا گیا, بیرون ملک بھی بھجوایا گیا, ان سے جائیدادیں بھی خریدی گئیں, اور ایک بڑی تفصیلی, ایک بڑے چشم کشا اس میں انکشافات کیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کام جو ہے, یہ سارا کھیل چلتا رہا. زرداری صاحب کا اس میں کتنا حصہ تھا, اومنی گروپ جو ہے وہ کتنا ایکٹیو تھا. جے آئی ٹی نے یہ بتایا ہے کہ 885 افراد کو انہوں نے نوٹسز جاری کیے تھے, جبکہ 667 افراد جو ہیں وہ ان کے سامنے پیش ہوئے, اور 11,500 جو بینک ٹرانزیکشنز ہیں اس کا انہوں نے جائزہ لیا, اور تقریباً 15 ارب روپے جو ہیں یہ ان کے بارے میں انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ ان جعلی بینک اکاؤنٹس کے تھرو جو ہے وہ جمع ہوئے اور نکالے گئے. فریال تالپور صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہاں سے ان جعلی بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے, اور بلاول ہاؤس کراچی اور لاہور کے جو اخراجات ہیں وہ ان اکاؤنٹ سے یوٹیلیٹی بلز ادا کیے گئے, سفری اخراجات ادا کیے گئے. اور بڑی ایک جو جے آئی ٹی نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ زرداری فیملی اور اومنی گروپ جو ہے اس کے درمیان ایک بڑی ایکٹیو کنائیونس تھی. زرداری گروپ نے, زرداری فیملی نے 110 ٹرپ کیے اومنی گروپ کے پرائیویٹ جیٹ کے اوپر, اور پھر جو فیک بینک اکاؤنٹس تھے ان سے ایک جو چاپر تھا, ہیلی کاپٹر تھا, اس کی فیس ادا کی گئی. نوڈیرو میں, نواب شاہ میں اور کراچی میں گھروں کی مرمت کے لیے جو پیسے ہیں وہ بھی فیک بینک اکاؤنٹ سے ادا کیے گئے. اچھا, ایک چیز انہوں نے جو زرداری صاحب کی 2 ایسٹس, ایک نیو یارک میں ایک اپارٹمنٹ ہے اور ایک دبئی میں ایک اپارٹمنٹ ہے, ان کی بھی نشاندہی کی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ جو نیو یارک کا اپارٹمنٹ ہے وہ تو ابھی تک ڈکلیئرڈ نہیں کیا گیا, جبکہ دبئی کا جو ہے وہ 2014 میں کیا گیا تھا, لیکن یہ اس سے پہلے اس کو ظاہر نہیں کیا گیا اس اپارٹمنٹس کو. ایک کچھ گاڑیاں بھی انہوں نے تفصیل بتائی ہے کہ زرداری صاحب کے نام پہ بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ امپورٹ کی گئی, آپ یہ بتائیں ان کی جو درآمدی ڈیوٹی ہے اس میں بلاول بھٹو جو ہیں زرداری, ان کا نام بھی کہیں آتا ہے؟ جی سر, بلاول بھٹو زرداری کا نام بھی آتا ہے, ان کا نام اس ذیل میں ان کے ایئر ٹکٹس جو ہیں وہ اس رقم سے ادا کیے گئے, اس ضمن میں بلاول بھٹو زرداری کا نام بھی آتا ہے. ٹھیک ہے فیصل, وقت کم ہے, اب تفصیل سے ہم جانتے, ظاہری بات ہے اس میں کافی ڈیٹیلز ہیں, اسمبلی میں بات کرنے والی وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا سر دیکھیں, 2008 میں اسی اومنی گروپ کی 23 کمپنیاں تھیں اور 2018 تک یہ 23 سے 83 ہوئی. پہلے ایک بات سن لیجیے. جی فرمائیے. یہ 183 بھی ہو سکتی ہیں. جو بزنس ہے وہ ایکسپینڈ کرنا یا ہونا کوئی جرم نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے یہ سنہری حروف سے لکھی ہوئی ہو, یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, اور جب تک جو فریق مخالف ہے یا ملزم ہے یا جس پہ الزام لگایا گیا اس کا موقف سامنے نہیں آئے گا, کسی فورم پر باقاعدہ مقدمہ نہیں چلے گا,
اور ایک ایک چیز پر وہ اپنی رائے نہیں دے گا، اس کے بغیر اس کو پرکھا نہیں جا سکتا. اور فاضل عدالت نے جو آج جذباتی ایک رد عمل کا مظاہرہ کیا اس پہ مجھے تشویش ہوئی ہے. دیکھیے ایک فاضل عدالت کی اپنی جو بھی رائے ہو اس کو جب تک دوسرا فریق نہ سن لیا جائے اس کے بغیر اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. پروگرام وقت ہمارا آج ختم ہو چکا ہے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل، ذریعہ بات اس کا فالو اپ بھی آئے گا، قانونی پہلو بھی اس کے آئیں گے، سیاسی رد عمل بھی آئے گا، تو کل اس پر بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.